अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता रात वक्त पे हल्के से बारिश होती रही थी, लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो मतला साफ था। मैं अपने कमरे में पहुंचा और एएसआई फारूक को अपने पास बुला लिया। वो मुझसे इजाज़त हासिल करने के बाद कुर्सी पर बैठ गया और मैंने उससे पूछा, हाँ भाई फारूक, मासी जीरा की तरफ क्या खैर खबर है? वो काम से लगी हुई है जनाब, एएसआई ने जवाब दिया। आज तो दोपहर तक किसी खबर की उम्मीद की जा सकती है। अभी तक तो सिर्फ यही पता चल सका है कि गुज़िश्ता रात कोई बंदा गांव से बाहर था। कौन? मैंने सवालिया नज़र से एएसआई को देखा। गोगा, उसने बताया। मलिक अमीन का लड़का अकरम उर्फ गोगा। मुझे फ़ौरन याद आ गया कि ये वही गोगा था जिसकी मोहब्बत और हुसूल ने ज़ैबुन को दीवाना बना रखा था। वो गोगा को अपनी तरफ माइल करने के लिए हर हद को फलांग गई थी, हत्ता कि वो पीर जुम्मन शाह का दिया हुआ तावीज़ कब्र में दबाने की गर्ज से आधी रात को अकेली कब्रिस्तान पहुंच गई थी। मैंने एएसआई फारूक से ज़ैबुन का कोई जिक्र न किया और गोगा के बारे में पूछा। क्या पता चला है गोगा का? वो कहाँ गया हुआ था? मासी जीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गोगा मंगल की दोपहर अपने एक दोस्त असगर जट से मिलने लालपुर गया हुआ था। उसकी वापसी कल रात को हुई है, फारूक अहमद ने बताया। इस खबर की तस्दीक गोगा के बाप मलिक अमीन ने भी की है कि इधर लालपुर में गोगा का एक यार बेली असगर जट रहता है। महीने में एक आध बार गोगा उससे मिलने जाता रहता है और कभी असगर यहाँ उससे मिलने के लिए फैज़ाबाद आ जाता है। ठीक है फारूक, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम गोगा को बाद में चेक करेंगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, फ़िलहाल एक और अहम काम निकल आया है। उसने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, कौन सा काम मलिक साहब? मैंने इसे नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में चौधरी ज़फ़र अली मरहूम और इस बदतमीज़ नौजवान के दरमियान 1 साल कबल बेरी वाले ऊपर होने वाले बदमज़गी के बारे में बताया और कहा, ये मैं मालूम कर चुका हूँ कि इस घुड़सवार उखड़ मिजाज नौजवान का ताल्लुक फैज़ाबाद से नहीं। अब तुम्हें मासी जीरा की मदद से ये सुराग लगाना है कि वो कौन था, कहाँ से आया था। उसने नरगिस पर बुरी निगाह क्यों डाली? चौधरी ज़फ़र अली के तमाचों के जवाब में उसने कोई शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के बजाय खामोशी से वापसी की राह क्यों इख्तियार की? और अगर अब उस औबाश नौजवान को तलाश करना हो तो हम किधर का रुख करें? वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। मेरी पूरी बात तवज्जो से सुनने के बाद फारूक ने गहरी संजीदगी से कहा, फैज़ाबाद का कोई ना कोई बंदा इस घुड़सवार को जानता ही होगा और अगर कहीं से भी इस नौजवान का सुराग नहीं मिलता तो फिर चौधरी शहादत अली तो है ही ना। चौधरी शहादत अली? मैंने उलझन ज़दा नज़र से फारूक को देखा। वो वजाहत करते हुए बोला कि अगर चौधरी ज़फ़र अली इस बंदे को जानता होगा तो उसने घर में आकर शहादत अली से इसका जिक्र ज़रूर किया होगा। नरगिस वाला मामला कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं था। जब गांव के बेशतर अफराद इससे वाकिफ़ हैं तो चौधरी शहादत अली क्यों नहीं? तुम्हारा पॉइंट जो है जानदार है फारूक। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम गांव के दीगर अफराद के साथ साथ चौधरी शहादत अली को भी ज़रूर टच करो और इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक टिप भी देना चाहूँगा। अगर मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है तो तुम्हारी रहनुमाई भी करना मुझ पर लाजिम है। जी हुक्म मलिक साहब। वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आप मुझे क्या टिप देना चाहेंगे? फैज़ाबाद गांव में एक शख्स रहता है, सिद्दीक लोहार। मैंने इसे बताया। इसकी बीवी महमूदा इन लड़कियों और औरतों में शामिल थी जो 1 साल पहले नरगिस के साथ बेरी वाले खूह पर पानी भर रही थी। चौधरी ज़फ़र अली की जुर्रत और बहादुरी के मुजाहरे को महमूदा ने बड़ी तफसील से देखा था। महमूदा को इस घुड़सवार के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात होंगी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, औरत मर्द की बनिस्बत ज़्यादा मुतजस्सिस होती है और अगर उसकी निगाह के सामने कोई सनसनीखेज़ वाक़या पेश आ जाए तो उसके हवाले से उसे कुछ ज़्यादा ही कुरेद होती है। अगर ये फ़र्ज़ मुहाल इस मौके पर महमूदा अजनबी घुड़सवार के बारे में कुछ नहीं जानती थी तो यकीनन बाद में उसने इधर उधर से खोज लगाकर इसके बारे में अच्छी खासी मालूमात जमा कर ली होंगी। मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं दूसरे लोगों के अलावा महमूदा को भी खास तौर पर चेक करूँगा। इंशाअल्लाह शाम से पहले पहले मैं आपको रिजल्ट दूंगा, तसल्ली बख्श रिजल्ट जनाब। इंशाअल्लाह, मैंने सबके दिल से कहा, और शाम को मैं तुम्हें इसी नौयत का 1-2 काम और दूंगा। उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, एक नाम तो इस वक्त मेरे हाथ में है और दूसरा हो सकता है कि गोरकन के इंटरव्यू के बाद सामने आ जाए। मैं अभी सरकारी अस्पताल की तरफ रवाना हो रहा हूँ। उसने एक ठंडी सांस खारिज की, एतमाद से भरपूर लहजे में बोला, मलिक साहब आप बेफिक्र हो जाएं। और मैं वाकई बेफिक्र होकर थाने से चल पड़ा। फारूक से मैंने अपने हाथ में जिस एक काम के होने का जिक्र किया था उसका ताल्लुक अली मुराद से था। घुड़सवार बेगैरत नौजवान का मसला हल हो जाता तो फिर मैं अली मुराद की तहकीक का काम फारूक के सुपुर्द कर देता। इसके साथ ही मुझे उम्मीद थी कि गोरकन की ज़बान से भी चंद सनसनीखेज इंकिशाफात होंगे। उसने अली मुराद के साथी या साथियों की शक्लें ज़रूर देखी होंगी। हो सकता है कि वो इसमें से किसी को पहचानता भी हो। अगर पहचानता ना भी हो तो कम से कम इनकी वज़ो-क़ते के बारे में तो वो बता सकता था। मुझे इससे भी मदद मिल जाती। मैं अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि गोरकन मुकम्मल होश में आ गया था और उसकी तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर थी। मैं सीधा वार्ड में चला गया। कांस्टेबल जमील बड़ी तनदही से ड्यूटी दे रखा था। वो गोरकन वाले बेड के नज़दीक ही एक बेंच पर बैठा था, जबकि गोरकन आंखें बंद किए चित लेटा हुआ था। कांस्टेबल मुझे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। उसने मुझे सलूट किया और अटेंशन हो गया। मैंने गोरकन की जानिब इशारा करते हुए पूछा, क्या चाचा करामत सो रहा है? नहीं जी, आंखें बंद किए लेटा है, कांस्टेबल ने बताया। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे बातें कर रहा था। इसी लम्हे गोरकन ने आंखें खोल दी। देखो थानेदार साहब आए हैं। कांस्टेबल ने गोरकन की तवज्जो मेरी जानिब मबजूल कराने की कोशिश की। करामत अली की निगाह मुझ पर पड़ी तो उसने बेसाख्ता उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने फौरन आगे बढ़कर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया और बाआहिस्तगी उसे दोबारा बिस्तर पर लिटाने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, उठने की ज़रूरत नहीं करामत अली, तुम आराम और सुकून से लेटे रहो। मुझे तुमसे जो भी पूछना होगा ऐसे ही पूछ लूँगा। वो एहसान मंदाना अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने जो भी बेंच पर बैठते हुए गोरकन से पूछा, करामत अली अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्लाह के करम से जान बच गई है जनाब, वो नहीब सी आवाज़ में बोला। चोटों का क्या है? ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएंगी। तुम्हें बात करने में कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही? नहीं जनाब, अब मैं इतना भी नरम जान नहीं हूँ, वह कदरे मजबूत लहजे में बोला। सारी ज़िंदगी मुर्दों को कब्रों पर उतारते हुए गुजारी है, दिल और दिमाग जैसे पत्थर के हो गए हैं। और वैसे एक और बात भी है। वो और बात कौन सी है? थानेदार जी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता वो बड़ा सख्त जान होता है, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। रिश्ते नाते और करीबी ताल्लुकात इंसान को बड़ा कमज़ोर कर देते हैं। जैसे तुम्हारे एक भतीजे ने तुम्हें कमज़ोर करके अस्पताल पहुंचा दिया है ना? मेरा भतीजा? यह आप क्या कह रहे हैं सरकार? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं हल्की फुल्की तफरीही गुफ्तगू से उसकी मिजाज पुरसी कर रहा था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, भाई मैं अली मुराद की बात कर रहा हूँ, वो जो उधर मौजा धर्मपुरा में रहता है। ना जी ना, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। धर्मपुरा क्या, मेरा कोई भतीजा भांजा इस दुनिया में कहीं नहीं है। आपको किसी ने गलत बताया है। वो अभी तक मेरे मजाक को समझ नहीं पाया था। मैंने इसके जहन पर ज़्यादा बोझ डालना मुनासिब ना समझा और अली मुराद का तफसीली हुलिया बयान करने के बाद कहा, मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ करामत अली। आप इसे बंदा ना कहें थानेदार साहब। वो पहचान के तमाम तर मराहिल तय करते हुए बड़े करारे लहजे में बोला। वो तो एक शैतान था और उसका साथी इससे भी बड़ा लईन। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है जनाब। मुझे अपना मकसद 100% हल होता नज़र आया तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, करामत अली, अली मुराद का हुलिया मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम मुझे उसके साथी की वज़ीक़तें और हुलिया वगैरह के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करो ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके केफर किरदार तक पहुंचा सकूं। जनाब, आपने जिस शैतान का नाम अली मुराद बताया है उसके साथी का हुलिया कुछ इस तरह था। दुबला पतला, लंबा कद, चेहरे पर स्याह दाढ़ी, दरमियाने साइज की, रंग गोरा और वो अपने बयान में अटकने लगा। मैंने जल्दी से उसे सहारा दिया और कहा, और जी, उसकी सबसे बड़ी निशानी तो चेहरे का जख्म है जनाब। वो पुरसोच अंदाज में बोला।
इसके चेहरे की दाएं जानिब भवों से गाल तक एक लंबे कट का निशान है, जैसे किसी ने छुरी से इस पर वार किया हो। इसकी आंख तो बच गई हो, लेकिन चेहरे पर एक लंबा निशान हमेशा हमेशा के लिए बाकी रह गया हो। वो मुझे शक्ल से कोई जुर्म पेशा शख्स लगता था। उसने अपनी बात के इख्तिताम पर एक झुरझुरीली और सहमी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, करामत अली, तुमने जितनी तफसील से अली मुराद के साथी का हुलिया बयान किया है, इससे मुझे इन लोगों की गिरफ्तारी में बड़ी मदद मिलेगी। क्या तुम ये बता सकते हो कि इन दोनों बदमाशों का ताल्लुक फैज़ाबाद से था? मुझे 100% यकीन था कि इस सवाल के जवाब वो नफ़ी में देगा, लेकिन इसे आप अल्फाजी कार्रवाई समझ लें या ज़बानी खानापुरी का नाम दें। करामत अली ने मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कहा, जनाब, अगर इन दोनों शैतानों का ताल्लुक फैज़ाबाद से होता तो मैं इन्हें जानता होता, तो फिर मैं आपको इनका हुलिया नहीं बल्कि इनका नाम और शजरा नसब बता रहा होता। बहरहाल तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। इन बदबख्तों से मैं खुद ही निपट लूँगा। आप तो इनसे जैसे जी चाहे निपटते रहें सरकार, लेकिन मेरी एक उलझन ज़रूर दूर कर दें। वो मुतामिलाना नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, कैसी उलझन करामत अली? आखिर इन लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी थी? वो नीम एहतिजाजी अंदाज में बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है? मैंने करामत अली से पूछा, फिर सवालिया नज़र से करीब खड़े कांस्टेबल की तरफ देखा। मेरी इस नज़र में एक सवाल छुपा हुआ था कि क्या तुमने गोरखन को चौधरी जफर अली वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया? कांस्टेबल ने फौरन मेरी निगाह के मफहूम को पा लिया और जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। करामत अली भी सर को मनफी जुम्बिश देते हुए बोला, नहीं जनाब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए कहा कि करामत अली, इन दोनों की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर वो मेरी बात मुकम्मल होने से ही पहले बोल उठा, फिर उन्होंने मेरा ये हशर क्यों किया? तुम खामोश रहकर पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनो, मैंने नरमी से कहा, फिर ये मामला तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इसे हालात हाज़िरा से आगाह किया और आखिर में कहा कि वो लोग तुम्हारे नहीं, असल में चौधरी जफर अली के दुश्मन थे। उसने इज़्तिरारी अंदाज में एक मरतबा फिर बिस्तर से उठने की कोशिश की। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और पूछा, क्या हुआ करामत अली? वो जी बड़े चौधरी साहब की कब्र खुली पड़ी है और मैं यहाँ आराम से बिस्तर पर लेटा हूँ। इन लम्हात में वो एक मासूम बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था। एहसास से जिम्मेदारी उसके चेहरे से मुतरश्शिह था। मुझे फौरन कब्रिस्तान जाकर चौधरी साहब को दफन करना चाहिए। सब कुछ हो गया है करामत अली, मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा। चौधरी साहब की जैसी तैसी लाश को कब्र में रखकर मट्टी डाल दी गई है। कब्रिस्तान के हालात मामूल पर हैं। तुम्हें फिक्र नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम 2-3 दिन मज़ीद अस्पताल में रुककर अपना इलाज करा लो। जब तुम्हारे सर के टाँके खुल जाएंगे तो फैज़ाबाद चले आना, और इस दौरान में अगर कोई मर गया तो? इसने तशवीशनाक नज़र से मुझे देखा। इसके लिए कौन ये सारी कार्रवाइयाँ तहजीज़ तकफीन की करेगा? कौन उसे मट्टी में उतारेगा? जनाब, गोरकनियत जैसे लहू बनकर उसकी रगों में दौड़ रही थी। ये उसका इखलास था और एहसास से जिम्मेदारी था। गोरकन करामत अली के सच्चे जज्बात मुझे बड़े भले लगे। मैंने इस खालिस इंसान की रोशन आंखों में देखते हुए पूछा, करामत अली, क्या तुमने अपना लिखवाया हुआ है कि क़यामत तक जिंदा रहोगे? नहीं जी, जिंदगी का तो एक पल का भरोसा नहीं। कोई भी अपना नाम लिखवा कर नहीं आता। इसकी उलझन में कई गुना इजाफा हो गया। ताहम इसने जुबान से अपनी किसी परेशानी का इज़हार नहीं किया, बल्कि मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखता रहा। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि करामत अली, क्या तुम्हारे जाने के बाद लोग मरना बंद कर देंगे? ये कैसे हो सकता है जनाब? मैं बस तो फिर एक नुक्ता अच्छी तरह इसमें जहन में नक्श कर लो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। कुदरत और उसका निज़ाम किसी इंसान का मोहताज नहीं। एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाना है तो कुदरत वाले काम किसी दूसरे इंसान से शुरू कर देती है। तमाम इंसान कुदरत के मोहताज हैं और बेबस हैं, कुदरत नहीं। जी मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप जो कहेंगे मैं ऐसा ही करूँगा।
तुम्हें फिलहाल मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारे सर के जख्मों के टाँके कहीं खुल नहीं जाएं। हाँ, कब्रिस्तान में तुम्हारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अस्पताल से ठीक ठाक होकर जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर बिलफर्ज मुगाल इस दौरान में फरिश्ता अजल किसी का बुलावा लेकर आ जाता है तो इसे गांव के अफराद किसी न किसी तरह मट्टी में उतार ही देंगे। तुम्हारे कमरे में खुदाई के तमाम तर आलात रखे हुए तो हैं, तुम्हें इस सिलसिले में चंद रोज तक बिल्कुल फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उसने अस्पताल में गर्दन हिलाकर मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया। मैंने अस्पताल के डॉक्टर को मरीज और इसकी सेहत के हवाले से चंद अहम बातों से आगाह किया, फिर घोड़े पर सवार होकर वापस फैजाबाद आ गया। थाने में पहुंचकर सबसे पहले एएसआई फारूक अहमद से मेरी मुलाकात हुई। उसके चेहरे पर दबा दबा जोश नजर आया तो मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। जब वो बैठ चुका तो मैंने कहा, फारूक, लगता है तुमने मेरी गैर मौजूदगी में कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लिया है। बड़ा तो नहीं मलिक साहब, वो इंकिसारी से बोला, लेकिन आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। एक पेशरफ्त हुई तो है। तफसीलात क्या हैं? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। आपने एक बदतमीज घुड़सवार का हुलिया मुझे बताया था, वो वजाहत करते हुए बोला। मैंने 1 साल पहले बेरी वाले खूह पर नरगिस नामी एक अल्लड़ मुटियार से दस्तराजी करने की कोशिश की थी और फिर चौधरी जफर अली ने मौके पर पहुंचकर इस जवान को थप्पड़ मारे थे। हाँ, मैंने तुम्हें ये सब बताया था। फिर मैंने मासी जीरा बल्फाजे दीगर महमूदा के ताबुन से इस बदतमीज उखड़ मिजाज घुड़सवार का सुराग लगा लिया है। एएसआई ने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बताया। कौन है वो? मेरा तजस्सुस सिवा हो गया। वो बंदा चौधरी रहमत का बेटा चौधरी हशमत है जनाब, एएसआई ने बताया। हमारे गांव फैजाबाद से कोई 8 मील मगरिब में एक गांव है रखाम वाली। चौधरी रहमत और चौधरी हशमत का ताल्लुक इसी रखाम वाली से है। और मज़े की बात यह है कि वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, चौधरी जफर अली और चौधरी रहमत अली में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये दोनों चौधरी साहिबान पेवंदे खाक हो चुके हैं। 3 माह पहले चौधरी रहमत का भी इंतकाल हुआ है। फारूक, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, तुम चौधरी शहादत अली को अभी फौरन थाने बुला लो, मैं इससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। फारूक उठा और अच्छा जी कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। ये कतन ज़रूरी नहीं था कि चौधरी जफर अली और इसकी कब्र के साथ जो सलूक किया गया था इसके पीछे रखा वाली के चौधरी हशमत का हाथ हो, लेकिन कमिज़ा कम ये तो पता चल गया था कि चौधरी हशमत एक ऐसा शख्स था जो चौधरी जफर अली से नफरत कर सकता था। मैंने अपने जहन के खाने में चौधरी हशमत को लॉक किया और अली मुराद एंड कंपनी के बारे में सोचने लगा। अगर अली मुराद और उसके साथी में से किसी की शनाख्त हो जाती तो मेरे लिए तफ्तीश के घोड़े को आगे बढ़ाना आसान हो जाता। ये बात तो 101% तय थी कि मंगल और बुध की दरमियानी शब कब्रिस्तान में और बेरी वाले खूह पर चौधरी जफर अली मरहूम के साथ जो कार्रवाई की गई थी उसके जिम्मेदार भी दोनों अफराद थे। ये दोनों कार्रवाई ये इनका ज़ाती मंसूबा था या किसी तीसरे शख्स के ईमा पर उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। इस बात का फैसला इसी वक्त किया जा सकता था जब वो दोनों या इनमें से कोई एक मेरे हत्थे चढ़ जाता। थोड़ी देर के बाद फारूक वापस आया और उसने आकर मुझे बताया कि मलिक साहब, मैंने एक कांस्टेबल को चौधरी की हवेली की जानिब रवाना कर दिया है और कहा है कि मलिक साहब ने चौधरी शहादत अली को फौरन थाने बुलाया है। चौधरी जफर अली के हवाले से किसी नहायत ही अहम मामले पर बात करना है। मेरा ख्याल है कि 20-25 मिनट में चौधरी साहब आपके सामने होंगे। ठीक है, हम इन 25 मिनट में एक और ज़रूरी काम निपटा लेते हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तुम अपने फनकार हवलदार को बुला लाओ और उससे कहना कि कागज़ पेंसिल वगैरह सब लेता आए। एएसआई ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा होता था वो हवलदार के बुलावे का मकसद नहीं समझा। ताहम उसने कोई सवाल नहीं किया और कमरे से निकल गया। हमारे थाने के हवलदार सरमद अली की एक खूबी ये भी थी कि इसे आर्ट से गहरा लगाव था, खुसूसन फ्री हैंड स्केच बनाने का वो माहिर था। मैंने इसकी पेंसिल स्केचिंग के कई शाहकार देखे थे। मेरी राय में वो एक आर्टिस्ट था। मैंने इसे अली मुराद और उसके शादी का खाका बनवाने के बारे में सोचा था। ये ख्याल अभी थोड़ी देर पहले मेरे जहन में आया था। 1 साल पहले जब मैं 25 साल की थी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 2 साल की उम्र में एक कांस्टेबल की हवेली की जानिब रवाना किया था। 2 साल बाद जब मैं 30 साल की हो गई तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 2 साल की उम्र में एक कांस्टेबल की हवेली की जानिब रवाना किया।
सरमद फारूक की मैयत में मेरे पास पहुंचा तो मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे अपने मकसद से आगाह किया और फिर कहा, मैं तुम्हें इन दोनों अफराद के चेहरों की तफसील लिखवा देता हूँ। तुम अपनी फनकाराना सलाहियतों को बरूए कार लाकर इनकी क्लोजअप स्केच तैयार कर लो। 19-20 का फ़र्क चलेगा। मैं कोशिश करूँगा मलिक साहब के 19-20 का फ़र्क भी ना आए। वो बड़े एतमाद से बोला, आप मुझे तफसीलात से आगाह करें। मैंने बताना शुरू किया। बंदा नंबर 1, दराज का घुंघराले बाल, रंग सांवला, घनी मूछें, आंखें सुर्ख, वहशत टपकाती हुई। लम्हे भर को तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, बंदा नंबर 2, गोरा चिट्टा, दुबला पतला, दराज का मत, चेहरे पर दरमियाने साइज की घनी सियाह दाढ़ी और चेहरे पर जख्म का निशान। जरा जख्म के निशान की तफसील बता दें। सरमत ने लुकमा दिया। वो छुरी या किसी तेज धार आले के कटकर निशान है। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया, ये निशान इसके चेहरे पर लंबाई के रुख से चेहरे की दाएं तरफ भौं से लेकर गाल तक चला गया है। ठीक है जनाब, ये तो हो गया। वो निगाह उठाकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, इन निशानियों से काम चल जाएगा या कुछ और? ये बहुत है जनाब, वो जल्दी से बोला। मैं इन इशारों की मदद से बड़ा ठीक ठाक काम चला लूँगा। तो फिर तुम जाओ और थाने के किसी पुरसुकून गोशे में बैठकर काम में जुट जाओ। मैंने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए कहा, काम में ऐसा होना चाहिए कि इन खबीसों के खाके बोलने लग जाएं। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, वो बड़े फ़ख्र से बोला। पहले मैं पेंसिल की नोक की मदद से इनके खाकों को बोलने पर मजबूर करूंगा और जब इन्हें गिरफ्तार करके मेरे हवाले करेंगे तो मैं इनकी ज़ुबान खुलवाने के लिए किसी और शे की नोक आजमाऊंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हें यह मौका मिलने वाला है, मैंने ठोस लहजे में कहा। हवलदार खुश खुश मेरे पास से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद मैं और एसआई फारूक अली मुराद एंड कंपनी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। हमें इस मौजू पर सुलह मशवरा करते थोड़ी देर हुई थी कि चौधरी शहादत अली अपने हवारियों के साथ थाने पहुंच गया। मैंने इसके दाएं और बाएं बाजू यानी तुफैल और एहसान को बाहर बरामदे में रोककर चौधरी को अपने कमरे में बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, उसने मेरे सलाम का जवाब मुझे देते हुए कहा। सुना है आपने अब्बा जी के मुजरिमों तक रसाई हासिल कर ली है। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे चौधरी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो दिन दूर नहीं जब मैं इन मुजरिमों की गर्दनों को पकड़कर आपके सामने मुर्गा बनाऊंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे आपका ताउन दरकार है और आप हैं कि मैं हाजिर हूँ मलिक साहब, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। आपने बुलाया और मैं दौड़ा दौड़ा भागा चला आया। मैंने अब तक आपसे मुकम्मल ताउन किया है, अब भी जो आप हुक्म देंगे मैं तैयार हूँ। उसने बात के इख्तिताम पर सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने कहा, चौधरी साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस बंदे ने आपके अब्बा जी की कब्र और लाश के साथ काबिल मजम्मत सलूक किया है वो चौधरी साहब के लिए अपने दिल में गुस्सा और नफरत रखता होगा। मैंने एक ऐसे ही दुश्मन का सुराग लगाया है, बस आपको तस्दीक के लिए बुलाया है। वो बदबख्त कौन है? चौधरी ने फुनकार से मुशाबह लहजे में पूछा। कद छोटा, गंदमी रंगा, जिस्म भारी, हल्की मूछें, कान बड़े बड़े और बाएं गाल पर चने के दाने के बराबर मस्सा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए चौधरी हशमत का हुलिया दोहरा दिया और कहा, कोई 1 साल पहले आपके अब्बा जी ने बेरी वाले खूह पर इस बंदे को तमाचे मारे थे। ओह, वो चौंक उठा। तो आप चौधरी हशमत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने उस बात में गर्दन हिलाई। अच्छा हुआ आप पहचान गए। अब मुझे आप इस वाक़ये के बारे में बताएं। वाक़या क्या था जनाब? वो सरसरी अंदाज में बोला। लगभग 1 साल पहले चौधरी रहमत का बेटा चौधरी हशमत घोड़े पर सवार होकर हमारे गांव के पास से गुजर रहा था कि बेरी वाले खूह पर औरतों को पानी भरते हुए देखकर रुक गया। फिर वो नरगिस नामी एक दुशीज़ा से छेड़छाड़ करने लगा। इत्तेफाक से अब्बा जी का इधर से गुजर हुआ। उन्होंने बदतमीजी का खुल्लम खुला मुजाहरा देखा तो इनसे बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ यही कि चौधरी हशमत को बुरा भला कहा, बल्कि इसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। अब्बा जी ने ये पूरा वाक़या मुझे सुनाया था और मैंने सुना है कि चौधरी जफ़र अली और चौधरी रहमत में तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, वो चौधरी हशमत को समझा बुझाकर और डांट डपट कर भी तो रुखसत कर सकते थे, ये तमाचे मारने की क्या ज़रूरत थी आखिर?
आपको पता नहीं है मलिक साहब के अब्बा जी औरत की इज्जत के हवाले से कितने हसास और जज्बाती थे। वो गहरी संजीदगी से बोला। उन्होंने घर आकर जब मुझे ये वाक़या सुनाया तो साथ ही ये भी कहा था कि हशमत तो मेरे दोस्त रहमत का बेटा था। अगर तुम यानी मैं चौधरी शहादत अली भी ऐसी नीच हरकत करता तो वो मेरे अताब से बच नहीं सकता था। वो लम्हे भर के लिए थमा, एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, बहन यही बात उन्होंने चौधरी रहमत से भी कही थी। चौधरी रहमत ने अब्बा जी के अमल को बिल्कुल भी गलत नहीं कहा और न ही बुरा मनाया, बल्कि उल्टा उन्होंने अपने बेटे चौधरी हशमत को लान तान की थी। और अब चौधरी रहमत के इंतकाल को 3 माह गुजर चुके हैं। कमोबेश 1 माह पहले आपके अब्बा जी भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैंने चौधरी हशमत शहादत अली की आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी हशमत के दिल में आपके अब्बा जी के लिए जो नापसंदीदगी और नफरत छुपी हुई थी वो अब रंग दिखा सकती है। क्या ख्याल है चौधरी साहब, ये सब कुछ इसी चौधरी हशमत के बारे इशारे पर तो नहीं किया गया? चौधरी जफर अली ने बेरी वाले खूह पर हशमत को थप्पड़ मारे थे और अब चौधरी जफर अली के दोनों हाथ भी बेरी वाले खूह पर ही काटे गए हैं। ये तो चौधरी हशमत की खुली इंतकामी कार्रवाई नजर आती है। आपकी बात पे वजन तो है मलिक साहब, वो मुतसब्सब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मामला रफे दफे हो गया था। चौधरी रहमत पहले की तरह ही अब्बा जी से मिलता रहा था। क्या चौधरी हशमत भी आपके गांव के 7 मरासिम बाहर रखे हुए थे? नहीं जी, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर इसने कभी यहाँ का रुख नहीं किया। चौधरी साहब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, दिलों में रोशन नफरत की चिंगारियाँ इतनी आसानी से नहीं बुझा करती। मेरा ध्यान तो सीधा सीधा चौधरी हशमत की तरफ जा रहा है। मैं एक ज़रूरी काम से निपट लूँ, फिर रुखवाली पर चढ़ाई का इरादा है। ज़रूरी काम? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। 2 मशकूक बंदों की शनाख्त का मामला है, मैंने मायना ख़ेज़ अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। इस बंदे को तो मैंने 1-2 बार चौधरी रहमत अली के साथ देखा है। इसका इशारा अली मुराद के स्केच की तरफ था। फिर वो दूसरे स्केच पर उंगली रखते हुए बोला, लेकिन ये दाढ़ी वाला बंदा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। ठहरें, मैं इसके बारे में तुफैल से पूछता हूँ। फौरी तौर पर तुफैल नामी इस बंदे को कमरे के अंदर बुलाया गया, जो चौधरी शहादत अली का दायां बाजू समझा जाता था। चौधरी ने बारिश जख्मी चेहरे वाले शख्स का खाका तुफैल को दिखाते हुए पूछा, जरा पहचानो तो, ये बंदा है कौन? ये तो सैफा है चौधरी साहब, वो बेसाख्ता बोल उठा। इसको पहचानने की क्या ज़रूरत है? सैफा? कौन सैफा? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। जनाब, ये बंदा टप्पा सुल्तान का रहने वाला है, तुफैल ने बताया। इसका पूरा नाम तो सैफुल्ला है, लेकिन सैफा मशहूर है। ये बड़ा कनटुट्टा बदमाश और ख़तरनाक डकैत थानेदार साहब। टप्पा सुल्तान मौजा रखा वाली से जुनूब में 4 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने मायना ख़ेज़ अंदाज में कहा। मेरा मुखातिब तुफैल था। इस कनटुट्टे बदमाश को तो मैं चुटकी बजाते में दांत टुट्टा बदमाश बना दूंगा। तुम ज़रा इस दूसरे बंदे के बारे में बताओ। बात ख़त्म करते ही मैंने चौधरी शहादत अली की जानिब इशारा कर दिया। चौधरी ने मेरा इशारा समझते हुए दूसरा अली मुराद वाला स्केच तुफैल के सामने कर दिया। इस खाके पर नज़र पड़ते ही तुफैल जल्दी से बोला, जनाब ये तो मुरादा है, मेरा मतलब अली मुराद, ये रुखवाली का रहने वाला है। हवलदार सरमद अली ने दिल की गहराइयों और जहन की गहराइयों के साथ वो स्केच तैयार किए थे। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने जोश भरे लहजे में कहा, शाबाश सरमद, सारी मेहनत वसूल हो गई। फिर मैंने रूए सुखन चौधरी शहादत अली की तरफ मोड़ते हुए कहा, चौधरी साहब, सारी सूरत हाल अब आपके सामने है। चौधरी हशमत इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस है या नहीं, इस बात का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। मैं पहली फुर्सत में अली मुराद और सैफुल्ला को गिरफ्तार कर रहा हूँ। यही 2 अफराद हैं जिन्होंने बड़े चौधरी साहब की कब्र का हशर नशर किया है। बिस्मिल्लाह करें जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। जब ये दोनों शैतान आपकी तफ्तीश की चक्की में पिसेंगे तो इनकी ज़बानें खुद ब खुद खुल जाएंगी। एक बात का तो मुझे पक्का यकीन है। वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, मुराद और सैफा जैसे सड़क छाप गुंडे अपनी मर्जी से इतना बड़ा और ख़तरनाक काम नहीं कर सकते। इनकी लगामें किसी न किसी मजबूत हाथ में है। इन मजबूत हाथों तक पहुंचना और इन्हें जड़ से कमज़ोर बनाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद होती है चौधरी साहब, मैंने पुरज़्म लहजे में कहा।
आप मुतमईन होकर हवेली जाएं। आज जुमेरात है, इंशाल्लाह कल शाम से पहले आपके अब्बा जी के मुजरिम इसी थाने की हवालात में बंद होंगे। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। जब भीड़ छट गई तो एएसआई फारूक ने मुझसे कहा, क्या ख्याल है मलिक साहब, हम कल रुखा वाली और टब्बा सुल्तान की तरफ जाएं? कल का क्या मतलब है? आज, मैंने चटानी लहजे में कहा। कल का मतलब आज कैसे जनाब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि अगर किसी बंदे पर मजबूत हाथ डालना हो तो इसे सूरज तुलू होने से पहले घर पर पकड़ो, मैंने जवाब में बताया। ऐसा हम आज रात ही यहाँ से रवाना होंगे। रुखावाली फैजाबाद से कोई 8 मील दूर मगरिब में वाक़ है और टब्बा सुल्तान रुखावाली से 4 मील जुनूब में, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 मील जाने में और 12 मील वापसी में सफ़र तय करना होगा। मेरे जहन में तरतीब पाने वाले प्रोग्राम के मुताबिक हम पहले सैफुल्लाह पर हाथ डालेंगे, इसके बाद वापसी में अली मुराद की गर्दन नाप लेंगे। जब हम इन दोनों खबीसों को लेकर थाने की जानिब सफ़र शुरू करेंगे तो रुखावाली में सूरज तुलू हो रहा होगा। मैंने रमाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर बात ख़त्म करते हुए कहा, और तुम भी इस मिशन पे मेरे हमरा होगे। हमारे साथ सिर्फ 2 कांस्टेबल्स जाएंगे। हम चारों अलग अलग घोड़ों पर सवार होंगे। इंशाअल्लाह कल दोपहर से पहले हम कामयाब थाने लौट आएंगे। अब तुम फौरन रवानगी के इंतजामात में लग जाओ। रवानगी के वक्त कोई गड़बड़ या कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो ठोस लहजे में बोला। इसके लहजे में मौजूद एतमाद को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बरोज़ जुमा बवक्त सपहर मेरे थाने के ट्रायल रूम से बिल बनाने की आवाज़ें उभर रही थीं। हवलदार सरमद अली ने जिन 2 अफराद के पेंसिल स्केच बनाए थे, इस वक्त वो दोनों बंदे इसकी तहवील में थे और वह इनकी ज़बानें खुलवाने के लिए मुख्तलिफ नुस्खे आजमा रहा था। मुझे सरमद के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। उसने बड़े फ़ख्र से कहा था कि मलिक साहब, पहले मैं पेंसिल की नोक की मदद से इनके खाकों को बोलने पर मजबूर करूँगा और जब आप इन्हें गिरफ्तार करके मेरे हवाले करेंगे तो मैं इनकी ज़बानें खुलवाने के लिए किसी और शे की नोक आजमाऊँगा। इस वक्त वो दोनों ज़बानें खुलने के मराहिल से गुजर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि इनकी बिलबिलाहट में किस शे की नोक की चुभन शामिल है। मुजरिम छोटा हो या बड़ा, उसकी सारी बहादुरी और उछल कूद उसी वक्त तक होती है जब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ जाता। माशाल्लाह, महकमा पुलिस के पास दर्जन भर ऐसे हैरत अंगेज आलात और किट मौजूद है जो पत्थर और लोहे की ज़बान को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। 1 घंटे की सरमदी मेहनत ने इन दोनों सख्त जान मुजरिमों की ची बोल दी। उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। मेरी तवक्कुआत और हिसाबात के ऐन मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ सैफा और अली मुराद उर्फ मुरादा ने वो मज़मूम कार्रवाई चौधरी हशमत के ईमा पर की थी। इस तमाम तर मिशन में फैज़ाबाद के एक वसनीक ने भी इनकी भरपूर मदद की थी। अली मुराद तो चूँकि हशमत का ख़ास आदमी था, सैफुल्लाह और फैज़ाबाद के वसनीक को चौधरी हशमत ने भारी मुआवजे पर इस काम के लिए ख़रीदा था। जब फैज़ाबादी बंदे का नाम मेरे सामने आया तो मैं हैरत से उछल पड़ा। आप सुनेंगे तो हो सकता है कि अंगश्त बदंदा रह जाएं। इस नापकार गंदे अंडे का नाम था गोगा, मलिक अमीन का बेटा अकरम उर्फ गोगा। मैंने शाम से पहले गोगा को भी गिरफ्तार करके इसके हांडीवाल मुराद और सैफा के पास हवालात में पहुंचा दिया। नामुराद गोगा को मैंने फैज़ाबाद से अपनी गैर मौजूदगी जाहिर करने के लिए लाइटपुर में अपने किसी दोस्त असगर जट से मिलने का ड्रामा रचाया था। चौधरी हशमत ने सैफुल्लाह और गोगा को जिस मुआवजे पर ख़रीदा था वो इस ज़माने के लिहाज से तो एक भारी रकम थी, लेकिन आजकल के हिसाब से वो किसी भी अच्छे प्राइवेट प्राइमरी स्कूल के बच्चे की 1 माह की फ़ीस से ज़्यादा नहीं है। इस अफसोसनाक खेल के मरकज़ी किरदार यानी चौधरी हशमत की गिरफ्तारी मेरे लिए बहुत आसान साबित हुई, क्योंकि गिरफ्तारी से कबल में अली मुराद, सैफुल्लाह और गोगा की शक्ल में इसके खिलाफ ठोस सबूत जमा कर चुका था। इन तीनों का इकबाली बयान चौधरी हशमत को ठीक ठाक फिट करने के लिए काफ़ी था। इस कीना परवर शख्स ने अपने दिल में मौजूद इंतकाम की हसरत को निकालने के लिए एक मोअज़्ज़िज़ इंसान की कब्र और लाश की जिस तरह से बेहुरमती करवाई थी वो सख्त से सख्त तरीन सज़ा का तकाजा करती थी। मैंने आपकी तवक्को से कहीं ज़्यादा
अदालत से सजा दिलवाकर चौधरी हशमत को जेल की संगलाख दीवारों के पीछे पहुंचा दिया। ये केस अपने मंतकी अंजाम को तो पहुंच गया, लेकिन इसके एक इंतहाई दिल शिकस्ता और रंजीदा पहलू का जिक्र करना भी ज़रूरी है, और वो नाजुक पहलू है ज़ेबुन्निसा उर्फ ज़ेबुन। इसी ज़ेबुन की सुझाई हुई राह पर कदम रखकर मैंने कामयाबी हासिल की थी, और इसी ज़ेबुन ने अपने महबूब को हासिल करने के लिए पीर जुम्मन शाह की बताई हुई एक इंतहाई ख़तरनाक तरकीब पर अमल कर डाला था। यह अलग बात है कि वो जिसे चाहती थी वो था ही बहुत कमीना, कमज़र्फ और घटिया साबित हुआ। इस केस के इख्तिताम पर ज़ेबुन उससे मिलने आई थी। गोगा की मुजरिमाना ज़हनियत वाले इंकिशाफ के बाद इसके दिल और दिमाग की जो कैफियत हुई होगी, उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। ज़ेबुन के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और खुलूस के जज्बात थे। मैंने इसे एक गमज़दा बेटी की हैसियत से ट्रीट किया और यही मशवरा दिया कि वो अपनी बाप की ख्वाहिश के मुताबिक शादी कर ले। गोगा वाले गम को भुलाने के लिए ज़रूरी था कि इसकी फ़ौरन कहीं शादी हो जाए। ज़ेबुन ने किसी किस्म का जज्बाती बुखार चढ़ाने के बजाय गहरी संजीदगी से मेरे मशवरे पर अमल किया, और आने वाले दिनों में उसके पुफीज़ाद मुश्ताक और मुश्ताका से उसकी शादी हो गई। अब तक तो वो माशाल्लाह नानी दादी बन चुकी होगी।